हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा का ग्रुप पढ़ेंगे, फंजाई क्लासेस पढ़ेंगे, वायरस और वायरॉइड पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? तो इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, इसलिए हम सबसे पहले थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है? अर्लियर लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड। क्लासिफिकेशन हम पिछली क्लास में बताए थे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने की प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे ग्रुप किया गया था, मतलब किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था? तो ह्यूमन के नीड के अकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है, कैसे किया गया था? ह्यूमन के नीड के अकॉर्डिंग। ह्यूमन को जैसी नीड थी वैसे ही क्लासिफाई कर दिया गया था। जैसे कि जो ह्यूमन के खाने के ऑर्गेनिज्म है उनको एक जगह रख दिया गया था, ह्यूमन के जो शिकार के ऑर्गेनिज्म है उनको एक जगह रख दिया गया था, जो उनके कपड़े पहनने के ऑर्गेनिज्म हैं उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक जगह रख दिया गया था, मतलब ह्यूमन के नीड के अकॉर्डिंग रख दिया गया था। ठीक है, बाद में एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल वॉज फर्स्ट टू यूज़ साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब एरिस्टोटल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस यूज़ किया क्लासिफिकेशन के लिए। पहले ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग हो रहा था, बाद में साइंटिफिक बेसिस यूज़ हुआ। ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या किया था? ही डिवाइड प्लांट इनटू ट्री, सर्ब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ट्री में जो बड़े प्लांट्स थे, सर्ब्स जो उससे छोटे थे और हर्ब्स जो सबसे छोटे थे। ठीक है, एनिमल वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप विथ रेड ब्लड सेल एंड विदाउट रेड ब्लड। मतलब कि जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रेड ब्लड थी उनको एक ग्रुप में रख दिया गया और जिनमें नहीं थे वो दूसरे ग्रुप में रख दिए गए। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे लीनियस, जिनका पूरा नाम था कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस ने क्या किया था? इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। कार्ल लीनियस प्रपोज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल में ग्रुप किया गया था। ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया गया था। सारे प्लांट को एक जगह कर दिया गया था और सारे एनिमल को एक जगह कर दिया गया था। ठीक है, दिस सिस्टम कुड नॉट, मतलब इस क्लासिफिकेशन की, मतलब जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसकी कुछ डीमेरिट्स थी। डीमेरिट्स क्या थी? इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। मतलब ये नहीं बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक किस ग्रुप में रहेंगे और यूकैरियोटिक किस ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, अब इसकी एक और डीमेरिट थी। दूसरी डीमेरिट क्या थी? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी ये सेपरेट नहीं किया था। मतलब यूनिसेलुलर कहाँ रहेंगे और मल्टीसेलुलर कहाँ रहेंगे ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। तीसरी इसकी डीमेरिट्स थी कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था। मतलब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेंगे और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेंगे इसको क्लासिफाई नहीं किया गया था। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मतलब कि किसी भी ग्रुप में लाई कर सकते थे। मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म का कोई फिट प्रॉपर्टी नहीं थी कि इन दोनों में से वो किस में आएंगे। मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म प्लांट में आएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म एनिमल में आएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये इसकी डीमेरिट्स थी। ठीक है, बाद में इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को इनएडुकेट माना गया। मतलब कि इसे उतना यूज़फुल नहीं माना गया, इनफ नहीं माना गया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इनफ है सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, लेटर क्लासिफिकेशन लाइक सेल, बाद में जो क्लासिफिकेशन हुआ वो 5 बेसिस पे किया गया। ठीक है, 5 बेसिस पे किया गया। किस पे? सेल स्ट्रक्चर पे, न्यूट्रिशन पे, रिप्रोडक्शन पे, हैबिटेट पे और इवोल्यूशन पे। ठीक है, तो कितने
कितने कैरेक्टर्स पे डिपेंडेंट था? 5 कैरेक्टर्स पे। उसके सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम इम्प्रूव होता गया और बाद में हमेशा ही ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहा है। ठीक है। तो ये एक समरी जैसा है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन 5 बेसिस पे किया गया है। ये उसका ये एक ट्रिक है, याद कर सकते हैं। CPBM-R। ठीक है। तो C फॉर सेल स्ट्रक्चर, P फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है। B फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, R फॉर रिप्रोडक्शन। तो इन 5 बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है। ये 5 बेसिस थे जिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। अब ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर वो यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो हमेशा ही यूनिसेलुलर होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो हमेशा यूनिसेलुलर रहेंगे। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, साथ ही साथ वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है। जो यूनिसेलुलर होते हैं उसको मोनेरा में रखा गया है, पहला किंगडम, और जो यूकैरियोटिक के यूनिसेलुलर होते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। मल्टीसेलुलर में 3 ग्रुप आते हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। अभी इसको आगे थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। अभी आप लोग ये याद रखिए कि